हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हरियर काका। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से महंत है वो हरियर काका को ठाकुर बाड़ी ले जाता है और कैसे उनको समझाया जाता है कि जो 15 बीघे जमीन है हरियर काका की वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे। ठीक है, जैसे ही और हरियर काका की बहुत तरीके से देखभाल की जाती है, उनके लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। और ठाकुर बाड़ी का महंत जो होता है खुद अपने हाथों से वो व्यंजन परोस कर उनको खिलाता है। हरियर काका ने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह के व्यंजन चखे थे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है और उसको लगता है कि ठाकुर बाड़ी के लोग कितने अच्छे हैं और महंत कितना अच्छा होता है। और भाई जब लेने जाते हैं तो उनको मना करके वापस भेज देते हैं कि चलो आज आज के लिए रहने दो, एक दिन अगर रात को यहाँ पे रहेगा, मंदिर में रहेगा तो हरियर काका को अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। इस तरह से करके भाइयों को निराश होकर लौटना पड़ता है। और हरियर काका की अब वो महंत है, वो बाकी के लोग बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। अब जैसे ही भाई लोग घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन रात को उनको नींद नहीं आती, उनको डर रहता है कि पता नहीं कहीं हरियर काका जो 15 बीघे जमीन है वो कहीं भाइयों के नाम तो ना कर दे। तो इस चिंता में वो रात को सो भी नहीं पाते हैं और सुबह उठते ही सीधे वहां पे पहुंच जाते हैं ठाकुरबाड़ी। और ठाकुरबाड़ी पहुंचकर अपने महंत को बोलते हैं कि अब आप हमारे साथ हरियर काका को भेज दीजिए। तो हरियर काका को लेके आ जाते और घर में सबको अच्छे से समझा दिया जाता है कि अब हरियर काका के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया जाए, जिस चीज की उनको जरूरत है वो चीज उन्हें प्रदान की जाए। तो अब हरियर काका की देखभाल करने के लिए घर के जितने भी सदस्य थे वो सब उसकी देखभाल करते हैं अच्छे से। और उनकी इच्छा के मुताबिक भी घर में खाना बनाया जाता है। और अब दालान में हर वक्त एक ना एक इंसान उनकी सेवा में हाजिर रहता है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया है। पेज नंबर 7 में आ जाइए, और 7 में मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट पैराग्राफ की तरफ आइए। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी को कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरियर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पेनी होती है। मतलब वही है कि कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे को सारी बातों का उनको पता चल जाता है। और गांव के लोग, महंत जी ने भी कुछ नहीं कहा तो भी उनको सारी चीजें पता चल जाती है। हर जगह उन्हीं का प्रसंग, बस हर बार जहां देखो हरियर काका की जो बातें हैं वो ही ज्यादा दोहराई जाती है। और उनके जो बातचीत करने के जो तरीका था या बातचीत करने का जो टॉपिक था सिर्फ हरियर काका ही था गांव के लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 8। जितने मुंह उतनी बातें, तरह तरह के लोगों की बातें होती है और लोग मौन होना नहीं चाहते। हर कोई इंसान अपनी बातें व्यक्त करता है, कोई कहता है ऐसा हो, कोई कहता है ये हो, मतलब तरह तरह के समाधान ढूंढ निकाले जाते कि ऐसा कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। हालांकि इसी क्रम में गांव में गर्माहट भरी बातें शुरू हो जाती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। मतलब दो वर्ग बन जाते हैं। कौन कौन से लोग? एक तो ठाकुर बाड़ी की तरफ वाले लोग और दूसरे गांव के लोगों की तरफ वाले लोग। फिर उसके बाद आपस में तू मैं होने लग जाती है, लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और लड़ना झगड़ना शुरू करने के बाद कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, जमीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम नहीं करनी है। गांव वाले कहते हैं कि मतलब आधे लोग कि हरियर काका के भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि खून का रिश्ता भी तो होता है। तो दूसरा वर्ग ये बन जाता है। इधर भावी आशंकाओं के मद्देनजर रखते हुए हरियर काके के भाई उनसे ये निवेदन करने लगे कि जमीन अब किसके नाम कर दी जाइए? भाइयों के नाम। ठीक है, वो भाइयों के नाम करने की प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीते, अब देखो हरियर काका को परेशान किया जा रहा था, तो हरियर काका लेखक से बातचीत करते हैं और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीते जी जमीन खुद से किसी के नाम नहीं करनी चाहिए। क्या कौन से निर्णय पर पहुंचते हैं? लेखक और हरियर काका आपस में बातचीत कर लेते हैं और इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अब उनको जमीन किसी को नहीं लिखने, ना तो महंत को देंगे और ना ही वो हरियर काका को देंगे। और एकांत में ये निर्णय ले लिया जाता है। हरियर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी बदलाव को उन्होंने समझ लिया कि मर जाऊंगा लेकिन जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा, ये हरियर काका ने निश्चित कर लिया था। उधर महंत जी की हरियर काका की टोह में लगे थे। अब महंत जी सोचते कि कैसा फटाफट से मौका मिले और मैं हरियर काका को अपनी तरफ लूं और जमीन है वो अपने नाम करवा लूं, अपने नाम इस ठाकुरबाड़ी के नाम करवा लूं।
चलकर ठाकुरबाड़ी के नाम पर जमीन बेद कर दो, फिर पूरी जिंदगी। अब वो सोच रहा है कि मैं हरिहर काका को बोलूं कि एक बार जमीन नाम कर दो, फिर पूरी उम्र तुम आराम से बैठे रहना, और तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएंगे, मतलब बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी तुम्हें, इसलिए क्या करना है, जमीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। नेक्स्ट आइए पेज। लेकिन हरिहर काका क्या करते, ना तो हाँ कहते और ना ही ना कहते। वे महंत जी को, मतलब ना कह के वो महंत जी को उदास नहीं करना चाहते थे। क्यों उदास नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि देखो जो बदलाव नजर आ रहा है, जो परिवार के लोगों में जो बदलाव नजर आ रहा है, हरिहर काका को ऐसा लग रहा है कि ये जो बदलाव है वो सिर्फ महंत की वजह से है, क्योंकि महंत के वहां से आने के बाद ही तो परिवार के लोग उसको अलग अलग तरीके से मतलब उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करने लग जाते हैं। तो उसको बेचारे को ये लगता है कि जो ये बदलाव हुआ ना वो सिर्फ महंत की वजह से ही हुआ है, तो उसको निराश नहीं करना चाहते थे। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं था। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जमीन किसी को भी नहीं लिखने का उन्होंने निर्णय ले लिया था। किसके साथ मिलकर, लेखक के साथ मिलकर। अब बीतते समय के साथ महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। वो सोचने लगे कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना तो ये जमीन अपने हाथ से निकल जाएगी। और जिस तरीके से जाल में एक मछली फंस जाती है, ठीक है, जाल में मछली सॉरी चिड़िया फंस जाती है, महन जी इस तरह इस बात को सह नहीं पा रहे थे। और उनको लग रहा था कि हरिहर काका कहीं धर्म संकट में तो नहीं पड़ गए, कहीं उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जमीन है वो भाइयों के नाम लिख दे। तो वो दुविधा में पड़ गई कि जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखे या तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है। एक और वह चाहता कि ठाकुरबाड़ी को जमीन लिख दो, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार माया मोह में बंध जाता। इस स्थिति में हरिहर काका का अपहरण कर जबरदस्ती जमीन लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ये कौन बातें सोच रहा है, महंत सोच रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो ये सोचे कि जमीन भाइयों के नाम लिखे, या तो दुविधा में फंस गया तो फिर वो बिल्कुल भी मेरे तो नाम जमीन करने वाला है नहीं, दुविधा में इंसान है। तो फिर उसने सोचा कि हरिहर काका का अपहरण कर लिया जाए। ठीक है। अब वो महंत जो स्वभाव से था, लड़ाकू था और दबंग प्रवृत्ति का इंसान था, यही अपनी योजना को कार्य रूप में, मतलब अपनी योजना को सही रूप से मतलब प्लानिंग तो उसने बनाई थी ना, उसको उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करना उसमें वो जुट जाता है पूरी योजना बनाने में। ये सारा काम बिल्कुल गोपनीय तरीके से होता है, आसपास के लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या महंत जैसा इंसान इस तरह की योजनाएं भी बना रहा है। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उसके पक्षधर जो लोग थे वो भाला गंडासा और बंदूक से लेस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ जाते हैं। ठीक है। और हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित, मतलब एकदम से अचानक से उन्होंने ये सब किया ना, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है। और वो फटाफट से आते हैं दालान में और हरिहर काका को लेके चंपत हो जाते हैं। चंपत हो जाना एक मुहावरा है, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। चंपत हो जाना मतलब भाग जाना, वो वहां से भाग जाते हैं। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी और ना सुनी थी। सारा गांव जाग गया, शुभ चिंतक उनके यहाँ जुटने लगे। लेकिन अन्य लोग कौन से, जो दूसरे उनसे हरिहर काका को घर को पसंद नहीं करते थे, वो लोग वहां पे खड़े खड़े अपने अपने घरों में सोचने लगे कि क्या बात हो जो सुनने को मिले। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकले। अब हरिहर काका तो वहां से गायब हो गए, अब भाइयों को पता चलता है तो उसको ढूंढने के लिए निकल चलते हैं। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे दल बदल ठाकुरबाड़ी चले जाते हैं। ठीक है, ठाकुरबाड़ी जाते हैं और वहां खामोशी और शांति नजर आती। अब वो वहां पहुंच तो जाते, लेकिन वहां पे तो उसको बिल्कुल सन्नाटा, एकदम से शांति, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक था वो बंद था। वातावरण में सन्नाटा और सूनापन। उन्हें लगा कि ये काम महंत का नहीं हो सकता, कि कहीं डाकू के कोई बाहर के कोई डाकू है उन्होंने किया होगा। तो वे हर जाने की मोटी रकम, मतलब उनको क्या लगा भाइयों को कि उन्होंने कहीं डाकू वगैरह है, उन लोगों ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया और अब वे बहुत सारे पैसे लेंगे और पैसे लेके ही वो हरिहर काका को छोड़ेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते। जैसे ही वो कहीं दूसरी तरफ जाने लगते, इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। उनको धीरे धीरे कुछ आवाज सुनाई देती है। सबके कान खड़े हो जाते हैं। इन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी के फाटक पीटने लगे, जोर जोर से फाटक पे मारने लगे। और फिर आगे होता है,
ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर। अब पता चल जाता है कि भाई अंदर वाले लोग पहले से ही वो सजग थे। जैसे ही उन्होंने फाटक को पीटना शुरू किया, वहां से पत्थर वगैरह फेंकना शुरू कर दिया और खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो जाती है। और एक नौजवान के पैर में गोली लग जाती है और उसके गिरते ही भाइयों के जो पक्षधर थे, उनके जो फेवर लेने वाले थे, वो वहां से भाग जाते हैं। और पीछे कौन बचे? तीनों भाई बचे। अब तीनों लोगों को तो ये लगा ना कि अब हम तीन ही हैं और ये तो इतने सारे लोग हैं, अपन क्या करें क्या ना करें। तो सोचे कि चलो पुलिस की मदद ले ली जाए। तो वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस की मदद लेने की कोशिश करते हैं। कौन? हरियर काका के तीनों भाई। और जैसे ही वो लोग तो पुलिस की मदद लेने जाते हैं, और इधर हरियर काका के साथ ठाकुरबाड़ी में क्या काम हो रहा है? साधु संत वो सब बेचारे हरियर काका से उन जो कागज है, एक खाली कागज, ठीक है, उस पे वो जबरदस्ती अंगूठे लेने के कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह का व्यवहार जब बेचारे हरियर काका देखते हैं तो एकदम से दंग रह जाते हैं। उनको आश्चर्य होता है कि जिस महंत को मैं क्या समझ रहा था और ये क्या इंसान है। उसके प्रति जो सम्मान था वो एकदम से खत्म हो जाता है। अब वह महंत को घृणित नजर से देखने लगते हैं। महंत उनको पापी, दुराचारी और अत्याचारी महसूस होने लगता है, मतलब मानने लगते हैं या नजर आने लगता है। अब वो महंत की सूरत भी देखना पसंद नहीं करते हैं। हरियर काका ठाकुर बारिन में अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और जोर जबरदस्ती करके और उनको अंगूठे के निशान ले लेते हैं और बाद में समझाते हैं कि हरिहर, तुम जिस धर्म संकट में पड़े हो उससे उबारने का एकमात्र यही सहारा है। तुम बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने जबरदस्ती अंगूठे के निशान क्यों लिए गए। अब देखो, एक तो बेचारे के जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए जा रहे हैं और बाद में ये और बोला जा रहा है कि तुम बाद में समझ जाओगे। तो उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। फिर एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर। अब ठाकुरबाड़ी के भीतर तो बेचारे को उससे जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए जा रहे हैं और उधर वो भाई लोग वहां से जाते हैं, पुलिस की मदद लेते हैं और पुलिस के 8 जवान वहां से आते हैं और कुछ दरोगा, ये लोग थे। तो अब वहां पे देखो, ठाकुरबाड़ी तो इतनी बड़ी थी और जो ये लोग आए थे वो तो कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे तैसे करके ठाकुरबाड़ी को, जो एरिया था, उसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ थे, क्योंकि ठाकुरबाड़ी बड़ी थी, लोग कम थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जैसा प्रयास करना था उन्होंने वो प्रयास किया। और हरियर काका के भाइयों ने सोचा कि अब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, पुलिस की मदद ले ली, पुलिस के साथ जाएंगे तो हरियर काका हमें मिल जाएंगे और जो महंत है उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोचते ऐसा, लेकिन दोनों में से ना तो एक भी काम नहीं होता। ना तो कोई हरियर काका उनको वापस मिलते हैं और ना ही वो दोनों काम उसके सोचा वैसा होता नहीं है। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, मतलब सुबह पूरी तरीके से हुई नहीं थी, थोड़ा सा टाइम था। इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण, मतलब वो आवाज लगाए जा रहे थे कि सब लोग आत्मसमर्पण कर दो, यानी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इस तरह की आवाजें लगाए जा रहे थे। नेक्स्ट, पेज नंबर 11। पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग किए जा रहे थे। अब पुलिस वाले थे, वो हवाई फायरिंग किए जा रहे थे और ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सबके सब अंदर ही थे, तो आराम से बैठे थे, जो काम करना था वो अंदर से ही किए जा रहे थे। सुबह तड़के एक साधु आया, उसने उसका ठाकुरबाड़ी का फाटक खोला। और साधु की उम्र होगी कोई 80 साल, 80 साल के आसपास का वो इंसान था और डरता डरता कांपता कांपता वहां पे आता है और हरियर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी अन्य साधु के बारे में पूछता है। लेकिन उस बेचारे इंसान को तो वैसे ही वो तो डरे जा रहा था और उसको धमकियां दी जाती है। पुलिस वाला धमकी देता है कि सही सही बता दो। तो फिर वो एक ही बात बोलता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो बुजुर्ग इंसान था, 80 साल का था, तो पुलिस भी ज्यादा उसके साथ कुछ कर नहीं सकती थी। तो उसने पुलिस वालों ने उसके साथ कुछ नहीं किया। अब पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे। वो तलाशी लेने लग जाते हैं, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे कमरों में कोई पाया और न ही छत के कमरों में ही। सब जगह पूरे कमरों की तलाशी ले लेते और छानबीन करते हैं बहुत अच्छे से। हरियर काका के भाई परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए, एकदम परेशान हो गए कि भाई तो मिल नहीं रहा, क्या करे। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरियर काका को लेकर कहाँ भाग गए। वो सोचने लगे कि पता नहीं मेरे भाई को लेकर कहाँ भागे, अब क्या होगा। काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस का साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन भाई उनको नहीं मिलता है।
अब ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले से ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिरकनियां बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। ऐसे देखते देखते एक कमरा उनको मिलता है जिस कमरे के बाहर एक ताला लगा हुआ होता है। तो वो पुलिस वाले पूछते हैं कि इस कमरे में क्या है। तो पहले ये पूछते कि इस कमरे में क्या है, तो वो बताता है कि इसमें अनाज वगैरह है। तो बोला किसकी चाबी दो, तो फिर वो मना कर देता है कि मेरे पास तो कोई चाबी नहीं है। फिर वो भाई लोग और जो पुलिस वाले हैं वो वहां से जाने वाले होते हैं कि एकदम से कमरे के भीतर से ऐसा लगता है कि किसी ने धक्का मारा हो। तो भाई और पुलिस वाले एकदम से सजग हो जाते हैं और देखते हैं कि अरे मामला क्या है। तो वो फिर उसका ताला तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं और हरियर काका को बहुत ही बुरी कंडीशन में पाते हैं। हरियर काका बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बेकार कंडीशन में उनको मिलते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे इसमें जैसे ही वो ताला तोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे जो हरियर काका है ये नजर आ रहे हैं किस तरीके से उनके हाथ पांव बांधे हुए हैं, बांध दिए गए हैं और मुंह में एक कपड़ा भी ठूस दिया गया ताकि उनकी आवाज ना आए, इसलिए मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया जाता है। हरियर काका के हाथ पांव बांध दिए और वो किसी तरीके से बेचारे पेड़ खिसक के लुढ़कते हुए और दरवाजे तक आते हैं। काका को बंधन मुक्त किया गया, हाथ पैर सब खोल दिए गए उनको और मुंह में जो कपड़ा था वो भी बाहर निकाल दिया जाता है। हरियर काका ने ठाकुर बारी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में बताते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की और कैसे इन लोगों ने एक सादे कागज पर मेरे अंगूठे के निशान ले लिए गए। ये सारी बातें वो पुलिस को बता देता है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे आ जाइए। हरियर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए, सारी बातें उनको बता देता है कि मेरे साथ कैसे और क्या चीजें की, और ठाकुर बारी के महंत पुजारी साधु के बारे में जो कुछ कहना आता था वो बता देते हैं। अब हरियर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अब देखो बेचारे के साथ पहले जो महंत था उन्होंने किस तरह से बुरा बर्ताव किया, लेकिन आगे जाके इनके साथ और भी किस तरीके से बुरा बर्ताव किया जाएगा। तो उन्हें दालान पर नहीं, अब देखो पहले तो देखो घर के पास वाले जो थोड़ी दूरी पे था उस उन कमरों में रखा गया, अब उनको पास में जो कमरे थे ना उनको उनमें रखा गया। और जैसे हम बहुमूल्य चीज होती है, कोई मूल्यवान चीज होती है उसको अपन संजो के रखते हैं ना, वैसे ही हरियर काका को भी ऐसे एक बहुमूल्य चीज की तरह रखा गया। और बहुत सारे लोग उनकी सेवा में हाजिर हो गए। और कभी जैसे रात को कोई सोता तो 2 घंटे कोई सोता, ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपना टाइम फिक्स कर लिया कि भाई हरियर काका के पहरेदारी की जाए। और 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते और रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। और भाइयों ने ड्यूटी बांट ली कि आधे लोग सोते और आधे लोग जागकर पहरा देंगे। वही मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपना अपना टाइम उन्होंने फिक्स कर लिया। अब हरियर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर हो चले थे, क्योंकि देखो जब इंसान बहुत ठोकरे खाता है उसको फिर बाद में सही स्थिति का पता चलता है। वैसे ही हरियर काका को भी पता चल गया कि महंत के बारे में मैंने सोचा और महंत तो कैसा निकला, तो वो थोड़े से सजग हो गए थे। वह महसूस करने लगे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर और सम्मान दे रहे हैं वो किस वजह से दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि उनका मतलब भाई है इस वजह से दे रहे हैं, नहीं, वो उनकी जमीन के लिए उनका मान सम्मान कर रहे हैं। और इसी गांव में जायद मतलब वो अपन को उदाहरण देता है कि मुझे अब अच्छे से पता चल गया है कि इस गांव में जिसके पास जायदाद नहीं होती, रुपए पैसे जमीन नहीं होती, उनके साथ किस तरह से गांव में बर्ताव किया जाता है। हरियर काका इस बात को समझ गए थे कि महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। और मतलब एक ठाकुर बाड़ी के अंदर मतलब किस तरह के लोग रहते हैं वो सारी चीजें अब हरियर काका अच्छे से समझ गए थे कि वो ढोंगी है, पाखंडी है, निजी स्वार्थ है उनका, वो पूजा पाठ के नाम से इतने रुपए वगैरह सब ले रहे हैं, ये सब अपने फायदे के लिए है ना कि किसी और फायदे के लिए। और उनको हरियर काका ने लालची कहा कि ये लालची लोग हैं, ना ही कोई पुजारी है। फिर बाद में हरियर काका बोलते हैं एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। मतलब ठाकुर बारी की उन्होंने इतना पवित्र और इतना, देखो ठाकुर बारी पवित्र थी उसमें कोई वो अपन नहीं कह सकते, वहां के जो लोग थे वो बेकार थे। इसलिए हरियर काका के मन मन ही मन ये तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास पटकने भी नहीं देंगे, कि जो महंत है उसको अपने पास नहीं रखेंगे। और वरना और अपनी जो जायदाद है, जमीन है, वो भी अपने भाइयों के नाम भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर भाइयों के नाम जमीन लिख दी तो उनको फिर वो दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकेंगे।
और फिर जो ये बुढ़ापा है ये बिताए नहीं बीतेगा। ये सारी चीजें हरिहर काका पहले से ही अब उनको समझ में आने लगती है सारी बातें, कि ये जो सेवा चाकरी मेरी की जा रही है वो किस वजह से की जा रही है। ठीक है, फिर आइए पेज नंबर 14 पे। देखो थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे ही वो हरिहर काका को लेने मंदिर में जाते हैं, उनको भाइयों को फिर वापस भेज दिया जाता है। और फिर भाइयों को चिंता होने लग जाती है कि पता नहीं जमीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम तो ना कर दे। फिर वो घर में सब लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा अच्छे से अब हरिहर काका की थोड़ी देखभाल की जाए। सब लोग अच्छे से देखभाल करते हैं। और उधर जो ठाकुरबाड़ी का महंत है वो परेशान होता है कि किस तरीके से हरिहर काका से जमीन नाम करवाई जाए। किस तो वो हरिहर काका का अपहरण करता है, और अपहरण करने के बाद फिर सादे कागजों पर वो अंगूठे के निशान ले लेता है। और ये बात भाइयों को पता चलती है। भाई लोग वहां पे जाते हैं हरिहर काका को लेने के लिए, लेकिन उन्हें वो हरिहर काका मिलते नहीं है। और वहां से ठाकुरबाड़ी के अंदर से फायरिंग शुरू हो जाती है और उनपे पत्थर बरसाए जाते हैं। फिर भाई वगैरह हैं अपने पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस की मदद से फिर वो किस तरीके से ठाकुरबाड़ी के अंदर पहुंचते हैं और वहां से हरिहर काका को किस कंडीशन में या किस हालत में वो पाते हैं। और हरिहर काका जैसे ही पुलिस को अपने सारे बयान देते हैं, अब हरिहर काका भी समझ जाते हैं कि जमीन है वो किसी के नाम नहीं लिखनी है, वरना तो दूध की मक्खी की तरह वो भी निकाल कर फेंक दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हरिहर काका को अब समझ में आने लग जाती है। ठीक है, अब हमें करना है पेज नंबर 14। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे, वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते मतलब आसपास के लोग उनको क्या समझाने लगे कि तुम जमीन है वो हरिहर काका आप भाइयों के नाम कर दो या भतीजों को नाम कर दो, और वरना तो जो महंत है उसकी गिद्ध दृष्टि यानी बुरी नजर आप पे हमेशा रहेगी। बार बार उसको हरिहर काका की ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। सुबह दोपहर शाम रात गई यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते और कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को वैसे भी मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। और महंत ने जो जबरदस्ती मेरे से अंगूठे के निशान ले लिए गए हैं वो तो मैंने पुलिस में वैसे भी बयान दर्ज कर दिए हैं, तो तुम लोग चिंता मत करो, उस जमीन तुम्हें ही मिलेगी अंत में। तो अब ये सारी चीजें समझा दी जाती है। भाई जब समझाते समझाते हार गए। अब भाई भी थक जाते कि ये भाई ये तो ऐसे तो बात मानने वाला नहीं है। और उन्होंने दूसरा रूप एकदम से चेंज कर लिया, अपना डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। जैसे हरिहर काका को डांटने लगे तो भी हरिहर काका ने कहा कि नहीं जमीन नहीं दूंगा। और बस फिर क्या था, एक रात, ये वाला आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये किस तरीके से जो एक प्रश्न आएगा कि हरिहर काका के भाई और महंत एक ही श्रेणी के कैसे लगे, तब आपको ये सारी दोनों वाली स्टोरी है वो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं। और थोड़ा सा नीचे भी, नींद न सोते जागते हरिहर सामने खड़े थे। और ये वाला इस पैराग्राफ से आप ये आंसर बना सकते हो, जहां तक नीचे तक कर सकते हो, सूचना तक नहीं मिले पाएगी। तो समझाते एक रात उन्होंने भाइयों ने ऐसा रूप धारण किया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे भाई है जो हर वक्त मेरा कितना ध्यान रखते थे, कुछ लोगों को बाहर खड़ा रखते थे मेरी देख रेख के लिए। और अब उनको जो असली रूप है वो हरिहर काका को नजर आता अपने भाइयों का। और भाई लोग क्या बताते हैं कि तुम सीधे मुंह या साफ साफ सीधे बात कहने पे ही तुम ये जमीन नाम कर दो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम्हें पता भी नहीं है। सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान लगाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर ही गाड़ देंगे, यानी जमीन के अंदर ही तुम्हें गाड़ देंगे। गांव के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हरिहर काका गए कहाँ। ये कौन कहता है, उसके भाई उसको उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। अब अगर पहले वाली बात होती, देखो पहले वाली बात कौन सी कि हरिहर काका अगर पहले के जैसे मतलब उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से बहन है वो, अगर ये बात पता नहीं होती तब तक तो फिर भी वो डरते। अब अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु
मृत्यु का वरण करने को तैयार हो जाता है। ये आपके प्रश्न है आगे, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे अज्ञान की स्थिति में, यहाँ से अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट, ये बस इतना बहुत है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर इंसान है उसको पता नहीं रहता तब तक तो वो डरता रहता है, लेकिन अब ज्ञान होने पर कैसे, जैसे हरियर काका को पता चल गया था ना कि अगर मैंने अभी इसी वक्त अगर मैंने जमीन इनके नाम कर दी तो बाद में ये लोग मुझे कभी अच्छे से ना तो ढंग से खाना देंगे और तिल तिल के मेरे को मारेंगे। इससे अच्छा था ना कि अभी मार दे, बार बार रोज तो नहीं मरना पड़ेगा। तो वो इस बात से वो अच्छी तरीके से उन्होंने समझ लिया था कि अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मेरी हालत भी गांव में रमेश्वर एक इंसान होता उसकी विधवा के जैसी हो जाएगी। क्योंकि उसने क्या किया, बेचारे ने पहले जमीन नाम कर दी तो उसके साथ बहुत अच्छा पहले बर्ताव किया, तो बहला फुसला के जमीन नाम करवा ली, और जैसे ही जमीन नाम हुई उसको खाना तक देना उन्होंने बंद कर दिया और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होने लगा। तो सोचा कि अगर मैंने भी ऐसा किया तो मेरे साथ भी यही होगा। तो हरियर काका ने साफ साफ मना कर दिया, या मन में सोचे कि अब तो मैं जमीन किसी को नहीं लिखने वाला हूँ। हरियर काका गुस्से में खड़े हो गए, एकदम से गुस्सा आने लग जाता है और बोलते हैं, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी जमीन बिल्कुल भी तुम लोगों के नाम नहीं करूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो, मतलब तुम भी क्या हो, महंत के जैसे ही हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या फिर तुम रो के लिखो, लेकिन जमीन तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे ये आगे किस तरीके से बेचारे के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, महंत से भी ज्यादा बुरा बर्ताव इनके साथ किया जाता है। इतने सारे लोग हैं, बेचारे को मारते हैं, जगह जगह से इसके शरीर से खून भी आने लग जाता है और घाव हो जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे देखिए ये सारा किस तरीके से, अब अकेला इंसान है बेचारा, बचाव करे तो भी कैसे करे, नहीं कर सकता। फिर हरियर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हुई। हरियर काका अब उस घर से निकलकर बाहर जाना चाहते थे, लेकिन उन सब ने उसको पकड़ लिया था, चारों तरफ से उसको घेर लिया था, पकड़ लिया था। अब हरियर काका बेचारा वहां से छूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो असमर्थ है। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। जैसे ही हरियर काका चिल्लाने लगे तब उनके भाइयों को होश आता कि अरे 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 ये क्या किया, इसके मुंह में कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं ठूसा। तो फटाफट से इसके मुंह को बंद कर देते, लेकिन वो मुंह को बंद करते उससे पहले ही वो आवाज तो बाहर चली जाती है लोगों के पास और बहुत सारे लोग वहां पे आ जाते हैं। तो और ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल ये खबर महंत को भी पहुंचा दी जाती है कि वहां पे क्या हो रहा है। और लेकिन वहां उपस्थित हरियर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग, गांव के लोग समझा देते हैं कि ये तो उनका पारिवारिक मामला है, इसलिए कोई इसमें अंदर ना आए या दखल अंदाजी ना करे, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी वह तत्परता फुर्ती दिखाई और काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई, और पुलिस की जीप वहां पे आ जाती है, पुलिस को लेके वो वहां पे आ जाते हैं। फिर हरियर काका को बंधन मुक्त किया जाता है, और हरियर काका बंधन मुक्त करके और उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किए, जबरन उनके कागजों पर अंगूठे के निशान लिए गए कि और उन्हें खूब मारा पीटा गया और इतनी दुर्गति की कि शायद महंत ने भी इतनी नहीं की थी। अब ये सारी चीजें हो जाती है, हरियर काका के पीठ, माथे और पांव पर जगह जगह जख्म के निशान बन जाते हैं, और भाई भतीजे जो थे जिन्होंने उनको इस तरह से इस हालत में पहुंचाया वो वहां से गायब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं सबके सब। और हरियर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लग जाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वो पुलिस के जवानों को नियुक्त कर लेते हैं। पुलिस के लोगों को कहते हैं ना कि मतलब अगर कोई हेल्प नहीं करता तो अगर अपने पास पैसे हैं तो अपन पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि उनके लिए भाइयों और बहन की ओर काफी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरियर अकेले रहने लगेंगे तो जमीन है वो महंत लिखवा लेगा, और महंत को लगा कि भाइयों के पास रहेंगे तो भाई लिखवा लेंगे। तो उनकी चिंताएं अब मुक्त हो गई थी कि चलो पुलिस की हिरासत में है तो कोई ऐसा जबरदस्ती उनके साथ करेंगे नहीं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, पेज नंबर 16 तक है। नेक्स्ट जो भी है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। तो इसमें देखो लास्ट में क्या होता है,
हरियर काका को समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे ही वहां ठाकुर बारी से लाते हैं और उसको समझाया जाता है कि जमीन हमारे नाम कर दो, क्योंकि जब तक जमीन नाम नहीं करोगे तब तक जो महंत है उसकी नजर आप पे रहेगी। लेकिन हरिहर काका अब समझ जाते हैं और वो ये सब मना कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद तो जमीन वैसे भी तुम्हारे नाम हो जाएगी। तो हरिहर काका अब जमीन किसी के नाम नहीं करते। फिर उनके साथ बहुत जबरदस्ती की जाती है और जो महंत ने की ना उससे भी बुरी कंडीशन में या बुरी हालत में हरिहर काका को कर दिया जाता है। और पुलिस वहां पे आ जाती है। अब हरिहर काका परेशान हो जाते हैं और अंत में वो पुलिस की मदद ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को चैप्टर समझा दिया है। एक बार इसको अच्छे से समझिए और देख के लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कुछ कमेंट्स भी लिखिएगा। थैंक यू।